सीरीज 142 एक पड़ाव से मैं अनीता राय। आप सभी को मेरा हार्दिक नमस्कार और अभिनंदन आज के इस नए सीरीज पे और न्यू न्यू पॉडकास्ट पे। आज का जो टॉपिक हम लेकर आए हैं स्पेशल एजुकेशन। बट स्पेशल एजुकेशन के बारे में हम बात करेंगे और जितने भी हमारे 12th पास स्टूडेंट्स हैं या जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनके लिए भी हम ये टॉपिक लेकर आए हैं कि किस तरह से आप इस टॉपिक इस फील्ड में ज्वाइन कर सकते हैं, इस एरिया में आप आ सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं। सो मैं मेरे साथ हैं आज के गेस्ट स्पीकर मोहम्मद उवैद। हेलो उवैद जी। So, Mohammad Ubaid, he is the founder and director of Nishtha Charitable Foundation for Rehabilitation. His foundation for rehabilitation dedicated to empowering children with special needs through inclusive and compassionate education. और मैं बताना चाहूंगी कि मोहम्मद उवैद जी को 2016 में श्रद्धा नवरत्न अवार्ड एंड 2015 में टैलेंट रिकॉग्निशन एप्रिसिएशन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। तो उसके लिए बहुत बहुत आपको हार्दिक बधाई, आपको इतने अवार्ड्स मिले। एंड थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग अस एंड ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ एक पड़ाव। थैंक यू मैम, मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए और आपने मुझे इनवाइट किया, इसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मैं कोशिश ये करूँगा कि इस सेशन के बाद में कहीं ना कहीं से किसी भी अगर किसी स्टूडेंट के पास ये वीडियो पहुँचती है तो उसके लिए ये सेशन बहुत ही हेल्पफुल रहे। जिसके लिए हम कोशिश करेंगे कि वो पॉइंट्स जो उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हम उन सारे पॉइंट्स के बारे में धीरे धीरे डिस्कस कर सकें। जी बिल्कुल। सो हमारा आज का टॉपिक यही है उमेश जी की रोल ऑफ स्पेशल एजुकेशन इन द फील्ड ऑफ रिड्यूसिंग अनएम्प्लॉयमेंट। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट की। तो किस तरह से ये स्पेशल एजुकेशन कोर्स है जो हमारी टुडेज वर्ल्ड में और आज की इकोनॉमी में हमें अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने में या डिक्रीज करने में हेल्प कर पा रहा है। आपका क्या मैम इसमें पॉइंट ऑफ व्यू है? जी। मैम सबसे सबसे मेन बात यह है कि आप रिपोर्ट्स देखेंगे, डब्ल्यू एच ओ की रिपोर्ट्स देखेंगे या फिर आप देखेंगे कि हमारे यहाँ पे राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट बना है। बेसिकली ये जो रिपोर्ट्स हैं या ये जो एक्ट बना है, ये एक्ट और ये रिपोर्ट्स इसलिए तैयार हुई है जिनसे हमें ये पता चलता है कि हमारे यहाँ पे एक ऑन ग्रोइंग जो है वो डिसेबिलिटी के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और इन केसेस के बढ़ने से जितने ज्यादा ये केसेस बढ़ेंगे उतनी ज्यादा इस फील्ड में स्पेशल एजुकेटर्स की जरूरत होगी। तो हम अगर इसको एम्प्लॉयमेंट ना मान के अगर ये भी कहें कि हमें अब ये वो वक्त आ चुका है जहां पर स्पेशल एजुकेटर्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। और ऐसे बच्चों के लिए क्योंकि हमारे पास जो सेंसस ने पुराना डाटा दिया था उस डाटा के बाद से अभी तक एक नया डाटा निकल के नहीं आया है। जी। और जिस तरीके से डिसेबिलिटीज बढ़ रही हैं, आने वाले वक्त में हो सकता है कि ये हर 23 से 24 बच्चे में से किसी एक बच्चे को ऐसी समस्या हो। और डिसेबिलिटी का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि बच्चे को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो, उसको दिमाग से सोचने में किसी तरीके की दिक्कत हो। डिसेबिलिटी को डिफाइन करने के लिए राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट इसलिए बनाया गया कि उसमें 21 तरीके की डिसेबिलिटी रखी गई है, जिसमें हर वो डिसेबिलिटी को कैचअप करने की कोशिश की गई है जिसमें हर एक बच्चे को फिट किया जा सके। मीन्स कोई भी ऐसा बच्चा जो है वो समाज से पीछे ना रह सके। तो बेसिक फोकस ये है कि जितने ज्यादा बच्चों को आइडेंटिफाई किया जाएगा उतने ही ज्यादा एजुकेटर्स की जरूरत पड़ेगी। और इस एजुकेशन को देने का काम जो है वो स्पेशल एजुकेटर करते हैं। और स्पेशल एजुकेटर जिस माध्यम से पढ़ाते हैं उसी को स्पेशल एजुकेशन कहा जाता है। जी बिल्कुल। सो अभी आपने ये बताया वेद जी की इतनी सारी बच्चे जो हैं उनको बहुत तरह की डिसेबिलिटीज हैं या बच्चे डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं और आने वाले टाइम पे भी बहुत ज्यादा इस तरह की इश्यूज आ सकते हैं। हम स्पेशल एजुकेटर्स की जरूरत है। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा कि स्पेशल एजुकेशन कोर्स में जब स्टूडेंट्स ज्वाइन करते हैं या वो ये कोर्स करते हैं तो किस तरह के स्किल्स वो गेन करते हैं कि वो उनके अनएम्प्लॉयमेंट को या उनकी एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ाते हैं? मैम बेसिकली बात यह है कि स्पेशल एजुकेशन जो है वो इंडिविजुअल स्पेशल नीड्स के ऊपर काम करने पे फोकस करता है। तो जी। आप जैसे ही इस फील्ड में आते हैं तो आपको ये समझना होगा कि एक इंडिविजुअल को किन किन चीजों का सामना करना होगा। फिर वो जब आप उस फील्ड में आते हैं तो आपको पता चलता है कि आप उनके लिए आईपीएस तैयार करेंगे, आपको प्रोफेशनल एक डॉक्यूमेंट तैयार करने पड़ेंगे, आपको उनके साथ काम कैसे करना है। आपको सिर्फ अकेले काम नहीं करना, आपको एक टीम में काम करना है। उस टीम में आपके स्पेशल एजुकेटर्स हैं, स्पीच थेरेपिस्ट हैं, रिहेबिलिटेशन थेरेपिस्ट हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं, करियर काउंसलर हैं, वोकेशनल ट्रेनर्स हैं,
डांस एंड म्यूजिक के टीचर्स हैं, पोट्री क्लासेस के टीचर्स हैं। मतलब आप जब स्पेशल एजुकेशन में आते हैं तो आपको मल्टीपल स्किल्स के बारे में जानने को मिलता है, और ये सारी स्किल्स जो है वो स्पेशल नीड्स बच्चे के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसका रिहेबिलिटेशन तभी होगा जब उसके हर एक स्किल्स के ऊपर काम किया जाएगा। तो बेसिकली जब आप आते हैं तो आपको यहाँ पे ये भी सीखना होता है कि आप बच्चे को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, उसकी स्क्रीनिंग कैसे करेंगे, उसके साथ में काम कैसे करेंगे। अगर आप काम करना शुरू करेंगे तो उसमें रिजल्ट कैसे निकालेंगे, रिजल्ट आ रहा है उसका आप आकलन किस तरीके से करेंगे। तो वो सारी स्किल्स आपके अंदर डेवलप होंगी, आप एक प्रोफेशनली भी आप डेवलप होंगे, आप बिकॉज आप एक टीचर हैं, तो आपका एक टीचिंग प्रोफेशन डेवलप हो रहा है। आपको बच्चे के बारे में जानने को मिल रहा है, आपको बच्चे के व्यवहार के बारे में जानने को मिल रहा है। तो ये सारी चीजें जो है वो स्पेशल एजुकेशन में आने के बाद आपके स्कूल्स आपकी स्किल्स को बढ़ाती हैं। जी जी। सो उवैद जी, हम स्पेशल एजुकेटर और एजुकेशन कोर्सेज के बारे में बात कर रहे हैं। सो गवर्नमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल और बहुत ही वाइटल रोल प्ले करती है हमारी इस फील्ड में भी। तो उनकी तरफ से क्या सपोर्ट सिस्टम हमें मिल रहा है? अगर बीइंग अ स्पेशल एजुकेटर मैं हूं, आप हैं, तो किस तरह का गवर्नमेंट से सपोर्ट मिल रहा है हमारे इस स्पेशल एजुकेशन फील्ड में? देखिए मैम, गवर्नमेंट ने ना स्कीम्स चलाई हुई है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग स्कीम्स चलाई हुई है। जैसे हम्म। अगर हम सबसे पहले स्पेशल नीड्स बच्चों के लिए बात करें, तो जो स्कीम है उसे बोलते हैं समग्र शिक्षा अभियान। जी। बेसिकली ये स्कीम इसलिए बनाई गई है कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन है उसको प्रमोट किया जा सके। अब इस राइट। इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि हर स्कूल जो है वहां पे इंक्लूसिव एजुकेशन की डिमांड है। तो हर स्कूल स्कूल में अगर स्पेशल नीड्स बच्चा होगा तो जाहिर सी बात है कि एम्प्लॉयमेंट के लिए वहां पे स्पेशल एजुकेटर भी होगा। दूसरा बता रहा था समग्र शिक्षा अभियान के बारे में। तो बेसिकली समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत जो है वो इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रमोट किया जा रहा है, और ये इंक्लूसिव एजुकेशन इसलिए है कि गवर्नमेंट का ये मानना है, और अभी तो सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश आ चुका है जी कि जी। हर एक स्पेशल इंक्लूसिव स्कूल में एक स्पेशल एजुकेटर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके अलावा दूसरी एक स्कीम है जिसको बोलते हैं स्किल इंडिया मिशन। बेसिकली ओके। ये जो स्कीम है इसमें वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है, इंक्लूडिंग डिसेबिलिटी रिलेटेड जो भी स्किल्स हैं उसको किस तरीके से डेवलप किया जाए, ये इस स्कीम में सिखाया जाता है। ओके। तीसरी जो स्कीम है वो राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट के अंदर में आती है, जिसको बोलते हैं एसेसिबल इंडिया कैंपेन। एसेसिबल इंडिया कैंपेन में भी इस एसेसिबल इंडिया कैंपेन में भी उन एजुकेटर्स की, उन रिहेबिलिटेशन थेरेपिस्ट की जरूरत होती है जो एसेसिबिलिटी के लिए काम करते हैं। मीन अगर आप कोर्स कर लेते हैं, इस कोर्स को कर हम्म। लेते हैं, तो हम्म। ऐसा ही नहीं है कि आप एजुकेटर ही बनेंगे, आप एसेसिबिलिटी के लिए भी काम कर सकते हैं। उसके बाद में गवर्नमेंट स्कीम चलाती है दीनदयाल डिसेबल्ड रिहेबिलिटेशन स्कीम, जी। डीडी डीडीआरएफ। इसमें क्या है कि गवर्नमेंट जो है वो एनजीओ को फंड देती है स्पेशल एजुकेशन करवाने के लिए। और ये जो स्कीम है, बेसिकली ये स्कीम इसलिए भी चलाई जा रही है जिससे जो स्पेशल नीड्स के लोग हैं इनका उत्थान हो सके। और जहां जहां मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जहां जहां स्पेशल नीड्स के बच्चे होंगे वहां वहां पर स्पेशल एजुकेटर्स की रिक्वायरमेंट होगी। इसके बाद में अगली स्कीम आती है जो बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, जिनके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी रहती है, वो है नेशनल ट्रस्ट की तरफ से चल रही स्कीम। जी। यहाँ पे कई तरीके की स्कीम है, जिसमें घरौंदा है, समर्थ है, निर्माया है, और ऐसी कई स्कीम है। डे केयर फैसिलिटी के लिए अलग स्कीम्स हैं। तो ये सारी स्कीम्स को अगर आप एज अ एनजीओ को चलाने की कोशिश भी करते हैं, आप उसको चलाते हैं, और अगर आपको गवर्नमेंट से फंड चाहिए तो आप इन स्कीम्स में अप्लाई करेंगे, और उसमें भी स्पेशल एजुकेटर्स का उस सेंटर पे, उस एनजीओ पे अपॉइंट होना बहुत ही ज्यादा मैंडेटरी है। तो ये मान के चलिए कि जितनी भी स्कीम्स चल रही हैं, अगर उन स्कीम्स को अप्लाई किया जाए और ये देखा जाए कि एम्प्लॉयमेंट को कैसे बढ़ावा मिलेगा, तो सीधे जी। सीधे ये इस बात से कनेक्ट होता है कि स्पेशल नीड्स बच्चे जहां पर भी मौजूद होंगे उनके साथ जहां पर भी जैसी भी सर्विस दी जाएगी वहां पर एजुकेटर्स और थेरेपिस्ट की जरूरत मैंडेटरी है, उनके बगैर काम नहीं चल सकता। जी बिल्कुल। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और स्कीम्स आपने हमें हमें बताई, और अपने इतने सारे स्कीम्स बताई, तो उसमें तो शायद बहुत सारी हैं जो मुझे भी नहीं पता है। सो मुझे लगता है कि इन स्कीम्स के साथ भी बहुत सारे सेशंस आपके साथ करने पड़ेंगे उवैद जी। सो जैसा कि आपने मुझे इतने सारे स्कीम्स बिल्कुल। बताए और गवर्नमेंट का सपोर्ट भी बताया, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है कि अगर स्पेशल एजुकेशन के कोर्स में
स्टूडेंट्स आते हैं, तो वो खुद से क्या अपना कोई स्टार्टअप कर सकते हैं, या क्या एजुकेटर्स को हेल्प मिलेगी, वो खुद से अपना कोई स्कूल या एनजीओज ओपन कर सकते हैं? किस तरह की सहायता उनको मिल सकती है इस कोर्स में ज्वाइन करने के बाद, आफ्टर देखिए कंप्लीटिंग द मैम, कोर्स? अगर 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 आप स्पेशल एजुकेशन फील्ड में आते हैं, कोई भी बच्चा स्पेशल एजुकेशन फील्ड में आना चाहता है, सबसे मेन बात तो ये है कि आप 12th के बाद से ही स्पेशल एजुकेशन फील्ड में आ सकते हैं। आपके लिए रास्ते ओपन हो जाते हैं। आप 12th के बाद में डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, जो अलग अलग डिसेबिलिटी में है, आप कर सकते हैं। आप अगर मास्टर्स कर रहे हैं और आप आर्ट्स फील्ड से हैं, और अगर आपको लगता है कि आपको स्पेशल एजुकेशन फील्ड में आना है, तो उसके लिए भी पोस्ट ग्रेजुएशन के बहुत से डिप्लोमा है जिसको आप कर सकते हैं। मतलब इस फील्ड में आने के लिए आपके पास मल्टीपल रास्ते हैं। आप साइंस साइड से हैं, आपने 12th किया है, अगर आपको टीचिंग प्रोफेशन पसंद है तो आप स्पेशल एजुकेशन में आ सकते हैं। पहली चीज। दूसरी बात ये है कि आपने पूछा कि करियर के क्या क्या ऑप्शंस बनते हैं स्पेशल एजुकेशन के लिए। जी। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आप एक स्पेशल एजुकेटर बनेंगे, और वो स्पेशल एजुकेटर इंक्लूसिव स्कूल में भी अपॉइंट होंगे और स्पेशल एजुकेशन स्कूल में भी अपॉइंट होंगे। दूसरी चीज, आप एजुकेटर नहीं बनना चाहते, आप स्पेशल एजुकेशन फील्ड में, डिसेबिलिटी फील्ड में आगे काम करना चाहते हैं, तो आप थेरेपी असिस्टेंट टीम को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आप ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट बन सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, बिहेवियर थेरेपिस्ट बन सकते हैं, स्पीच राइट। थेरेपिस्ट बन सकते हैं। उसके अलावा अगर आप चाहें तो एजुकेशनल और वोकेशनल गाइडेंस काउंसलर बन सकते हैं, जहां पर आपको जिसके लिए दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल में भी अपॉइंटमेंट किया जाता है। ओके। इसके बाद में आप चाहते हैं कि आपको एक अर्ली इंटरवेंशन का सेंटर खोलना है, तो आप एक अर्ली इंटरवेंशनिस्ट बन सकते हैं। आप रेमेडियल एजुकेटर बन सकते हैं, अलग अलग स्कूल्स में जा सकते हैं। आप शैडो टीचर के तौर पे, आप एक बच्चे के साथ में स्कूल में काम करना चाहते हैं, तो आपको शैडो टीचर के साथ में की तरह काम करने का आपको मौका मिल सकता है। आप एनजीओस में काम कर सकते हैं, जहां पर आप ट्रेनिंग दे सकते हैं, अवेयरनेस अवेयरनेस कर सकते हैं, डिफरेंट रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स कर सकते हैं। आप फ्रीलांसर बन सकते हैं। फ्रीलांसर मीन्स आपको ये कि आप चाहते हैं कि आपको एक ब्लॉग स्टार्ट करना है, आप एक ब्लॉग स्टार्ट कीजिए, आर्टिकल्स लिखिए। आप चाहते हैं कि आप एक वेबसाइट वेब डेवलपर बनना चाहते हैं, तो आप वेब डेवलपर बनिए, वर्कशीट तैयार करके दीजिए। डिफरेंट डिफरेंट तरीके के जो करियर ऑप्शंस हैं वो स्पेशल एजुकेशन में आपको मिलते हैं। इसके बाद में अगर आपको लगना है कि आपको अ, अपना स्पेशल स्कूल खोलना है, थेरेपी सेंटर खोलना है, डे केयर सेंटर खोलना है, तो इसका भी ऑप्शन आपके पास है। आप एनजीओ रजिस्ट्रेशन करके इसको खोल सकते हैं। फिर जैसे ही आपके 3 साल कंप्लीट होंगे, तो उसके बाद में आपको आरपीडब्ल्यूडी ऑफिस से रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, जिसके बाद से आपको आरसीआई सपोर्ट करेगा कि आप स्पेशल नीड्स बच्चों के लिए सेंटर को रनिंग अप करें। इसके अलावा एक ऑप्शन और आपके पास बचता है कि आप होम बेस्ड सेशन दे सकते हैं बच्चों को, स्पेशल नीड्स बच्चों को होम बेस्ड सेशन दे सकते हैं। आप उनके घर पे जाके उनको सेशन दे सकते हैं। आप उनको अपने सेंटर्स पे, अपने प्लेसेस पे बुला के उनको सेशन दे सकते हैं। तो मल्टीपल करियर अपॉर्चुनिटीज हैं जो स्पेशल एजुकेशन फील्ड में हमें देखने को मिलती है। जी। ओ माय गॉड, तो आपने इतने सारा जो भी बताया हमें कि करियर ऑप्शंस बहुत सारे हैं। आई थिंक जो भी स्टूडेंट्स या जो भी एजुकेटर्स भी हैं अभी इस फील्ड में ये सेशन देखेंगे तो उन्हें जानने को मिलेगा कितने सारे करियर ऑप्शंस हैं। आपके पास अपना स्टार्टअप भी कर सकते हैं, अपना होम बेस्ड सेंटर भी स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे उवेद जी ने बताया। सो उवेद जी, ये तो हमने बात की प्रोग्रेसिव चीज़ों की जब हम स्पेशल एजुकेशन फील्ड में आते हैं, गवर्नमेंट के थ्रू से भी और खुद अगर हम बीइंग अ स्पेशल एजुकेटर हैं तो। बट मैं यहाँ पे एक बहुत ही एक बैरियर थ्रू क्वेश्चन आपसे पूछना चाहती हूँ कि जब हम ये कोर्स कर रहे होते हैं बीइंग अ स्पेशल एजुकेटर, सो क्या क्या चैलेंजेस हम फेस करते हैं? बिकॉज बहुत सारे बैरियर्स भी बीइंग अ स्पेशल एजुकेटर, जब हम कोर्स कर रहे होते हैं और कोर्स करने के बाद भी हम किसी सेंटर में जॉब करते हैं तो बहुत सारे बैरियर्स आते हैं। सो थोड़ा सा बताओ कि क्या क्या चैलेंजेस भी हम फेस करते हैं, बिकॉज आई थिंक जो भी व्यूअर्स है उनको भी ये जानना जरूरी है कि स्पेशल एजुकेशन बहुत इजी जॉब नहीं है, कोई मैजिकल चीज नहीं कि 1 2 3 बोला और सब कुछ हो गया। तो थोड़ा सा बताओ प्लीज इसके यार, बारे में भी। सबसे बड़ा जो मेन चैलेंज है वो यहाँ से शुरू होता है कि लिमिटेड अवेयरनेस है। आज भी अगर आप मेट्रो सिटीज को छोड़ के किसी ऐसे गांव में या ऐसी जगह पर, कस्बे में, छोटी जगहों पर रहते हैं, तो वहां पे उतनी ज्यादा अवेयरनेस नहीं है। तो वहां पे आपको ये चैलेंज फेस करना पड़ता है कि आप जब भी इन बच्चों को लेके बात करते हैं, तो वो अवेयरनेस अभी पहुंची ही नहीं है मेट्रो सिटीज के बाहर में, कि आपको इस करियर को लेके आगे बढ़ने में आसानी रहे।
जी। दूसरी बात आपकी है कि फाइनेंशियल आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अभी भी कहीं ऐसे सेंटर्स हैं जहाँ पे स्पेशल एजुकेटर्स कोर्स कंप्लीट करने के बाद जाते हैं तो उनको फाइनेंशियल इतनी प्रॉब्लम रहती है कि एक कोर्स है जिसको उन्होंने लगभग, अगर आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की फीस देखें तो लगभग मिनिमम जो है वो 90,000 है। अगर 90,000 स्पेंड करने के बाद अगर एक स्पेशल एजुकेटर किसी थेरेपी सेंटर या किसी एनजीओ पे जा रहा है और अगर उसको फ्रेशर के तौर पे 5,000 या 6,000 रुपए मिल रहे हैं तो ये उसके लिए जी। बड़ा चैलेंजेस सा रहता है कि ये हम इसमें सरवाइव कैसे करेंगे। और कई हम्म। बार ऐसा होता है कि लोग स्पेशल एजुकेशन फील्ड को सिर्फ इसलिए छोड़ देते हैं कि अरे यहाँ पर तो हमें बहुत मतलब बहुत मोटी अर्निंग नहीं है, ऐसी अर्निंग नहीं है जिसमें हम अपनी लाइफ को सरवाइव कर सकें। ये बात सच है कि लाइफ सरवाइव करने के लिए पैसों की जरूरत है, लेकिन हमें मॉडिफिकेशंस भी करने की जरूरत है। हमें ये समझने की जरूरत है कि कहाँ पर किस तरीके से हम स्पेशल एजुकेशन फील्ड में, जैसे ही हमने करियर की बात करी है, हम उन करियर को देखेंगे तो हमें ये समझ में आएगा कि ये जो चैलेंजेस हैं, अगर हम इन चैलेंजेस को तोड़ना चाहते हैं तो हमें उन करियर्स पे फोकस करना पड़ेगा जहां पर ऑलरेडी एक पेरेंट जो है वो आपके लिए ठीक ठाक आपकी डिमांड को फुलफिल कर सकते हैं। राइट। उसके बाद एक और मेजर चैलेंज रहता है, वो है इंस्टीट्यूशन की कमी होना। हम्म। कई ऐसी जगह है जहाँ पर इंस्टीट्यूट नहीं अवेलेबल है। इंस्टीट्यूट है तो वहाँ पे ऐसा माहौल नहीं है, या फिर आप कह सकते हो कि ऐसे मटेरियल्स नहीं है, या फिर ऐसे प्रशिक्षित टीचर्स नहीं है जो एजुकेटर्स को ड्यूरिंग द स्पेशल एजुकेशन का कोर्स करते टाइम उनको उस तरीके से गाइड कर सके कि वो प्रोफेशनली जब भी बाहर निकले तो वो अपने करियर को एक बेहतर बना सकें। जी। और इसके बाद में एक जो मेजर चैलेंज आता है जैसे ही आप स्पेशल एजुकेशन फील्ड को कंप्लीट करते हैं, जो एजुकेटर्स अक्सर फेस करते हैं, उनकी दो ही चीजों को लेकर कंप्लेंट रहती है। एक तो ये कि आप जब स्पेशल एजुकेशन का कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया से आरसीआई रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अब बात परेशानी करनी पड़ती है। आपका रजिस्ट्रेशन होने में बहुत टाइम लगता है। अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो रजिस्ट्रेशन होते टाइम पे किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आती है तो रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया का कोई भी ऑफिशियल ईमेल एड्रेस नहीं है जिनसे आप उनसे टच में जा सकें। कोई भी ऐसा कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है जिससे आप डायरेक्ट बात कर सकें। आपको वहां सेंटर पे विजिट करना होता है, फिर वो आपको गाइड करते हैं, फिर आपको सेंटर पे विजिट करना होता है। ये एक लॉन्ग प्रोसेस है जिसमें जो एजुकेटर्स होते हैं, जो स्पेशल एजुकेशन के कोर्सेज कर रहे होते हैं, उनको लगता है कि ये तो बड़ा चैलेंजेस है। और जब वो कोर्स को कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद में भी उनको हर 5 साल पे जो है 100 CRE पॉइंट्स को कंप्लीट करना होता है। ये कोर्स, ये चीज बेहतर है कि आप अपनी एजुकेशन को डेवलप कर सकते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे एजुकेटर्स हैं जिनके पास उन आरसीआई पे पॉइंट्स को कंप्लीट करने के लिए भी पैसे नहीं है, उनके पास उतने साधन नहीं है कि वो उस प्रोसेस को कर पाए। तो वो फेस करते हैं जाके, जब उनके 100 CRE पॉइंट्स नहीं होते तो उनका रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल नहीं हो पाता। या फिर इन्होंने जो आरसीआई का, आप अगर वेबसाइट को चेक करेंगे तो वो इतना टिपिकल बना रखा है कि एक आम आदमी को उसको फिल करने में बहुत दिक्कत आती है। तो जो लोग प्रोफेशनली इस चीज के लिए ट्रेंड है उनके लिए तो बहुत आसान है कि वो उसको उसमें अपने सर्टिफिकेट्स को अपलोड करते हैं, पॉइंट्स को दिखाते हैं। लेकिन बहुत से जगह पर ऐसा देखने को मिलता है कि अभी लास्ट मंथ ही मेरी किसी से, एक प्रोफेशनल है, एक स्कूल की डायरेक्टर हैं, उनका मेरे पास मैसेज आया था आरसीआई रजिस्ट्रेशन को लेके। उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे सीआरई अटेंड की थी और उनकी सीआरई को के जो पॉइंट्स थे वो 100 कंप्लीट हो रहे थे, लेकिन आरसीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पे वो पॉइंट्स जो है वो 5-5, 10-10 करके शो कर रहे थे। तो कई ऐसी चीजें हैं जो आरसीआई को भी सुधारने की जरूरत है, जिसकी वजह से स्पेशल एजुकेटर्स को इस कोर्स के बाद में किसी भी तरीके के चैलेंजेस फेस ना करने पड़े। हाँ, ये प्रोग्राम सही है कि सीआरई प्रोग्राम होना चाहिए क्योंकि एजुकेशन अपग्रेड हो रही है। उसके लिए हम पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन एक ये भी चैलेंज है कि वो लोग जिनको अभी तक एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला है वो पॉइंट्स को कैसे कलेक्ट करेंगे, उनके लिए सब तो ऐसा रहना चाहिए कि जिनको, जो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में चले गए या एक अच्छा अर्निंग कर रहे हैं, उनके लिए तो ये रहना चाहिए। बाकी के लिए मुझे लगता है कि कुछ कंसेशन होना चाहिए इसमें। जी मैम। जी।
बिल्कुल, बहुत ही कीन कीन पॉइंट्स आपने शेयर किए हैं, और ये जो रिन्यूअल का पॉइंट है ये तो फिलहाल अभी एट प्रेजेंट मैं भी फेस कर रही हूँ। बट एनीवेज, सीआरई प्रोग्राम्स बहुत जरूरी है, बिकॉज स्कीम्स में और जी। गवर्नमेंट जो भी चेंजेस लाती है हमारी सोसाइटी में, वर्ल्ड में, तो वो हमें परस्यू करना बहुत जरूरी है। कंसेशन की जी जी, बात भी एजुकेशन आपकी। एजुकेशन अपग्रेड हो रही है मैम, तो जैसे जैसे एजुकेशन अपग्रेड होगी तो हमें भी अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि जी। अब वो दौर नहीं बचा है कि जहाँ पर सिर्फ बुक्स से स्टडी होती हो। अब वो एआई का दौर है, वहां पे हम्म। लोग तेजी से अपग्रेड हो रहे हैं। तो ठीक है, हमें उस साइड में जाना चाहिए। लेकिन एक वो है कि किसी भी तरीके से एजुकेटर को वो प्रॉब्लम फेस नहीं करनी चाहिए जो प्रॉब्लम आज के, क्योंकि अगर एजुकेशन अपग्रेड हो रही है तो आरसीआई को भी अपग्रेड होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। डेफिनेटली। सो उवैद जी, आपने डीओई में भी एज अ स्पेशल एजुकेटर वर्क किया है, और बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशन से आप जुड़े हुए हैं। सो एक अभी जो हमने इतनी सारी बातें की, तो मेरे पास एक क्वेश्चन है आपके लिए कि जब कोई भी स्टूडेंट इस तरह से काम कर रहा है या चैलेंजेस फेस कर रहा है, तो जो हमारा टॉपिक है अनएम्प्लॉयबिलिटी, तो वो तो अभी भी अनएम्प्लॉयमेंट है ही। तो कैसे इसको, इस बैरियर को कैसे खत्म करें? बिकॉज अगर मैं गवर्नमेंट की बात करूं, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बोलना चाहिए कि नहीं, बट गवर्नमेंट स्कूल में अभी भी जितनी जॉब्स हैं वो सारी कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर है, वो परमानेंट क्यों नहीं हो रही है? उसके पीछे क्या बैरियर और क्या कमी रह रही है गवर्नमेंट की तरफ से कि हमारे स्पेशल एजुकेटर्स कोर्स कर रहे हैं हर ईयर पर ईयर, बट उन्हें जॉब नहीं मिल पा रही है? मैम देखिए, सही बात तो ये है कि जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है उनको एक बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई है कि हमें जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है, वो इंस्ट्रक्शन ये दिया गया है कि आपके स्कूल में एक स्पेशल एजुकेटर होना चाहिए। जी। लेकिन ये इंस्ट्रक्शन नहीं दिया गया कि वो रेगुलर होना चाहिए, वो जी। परमानेंट होना चाहिए। जी। तो वो इस बात का पूरी तरीके से फायदा उठाते हैं। आप देखेंगे कि अभी जो है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद में भी ऐसा चल रहा है इस वक्त भी, क्योंकि लास्ट टाइम मुझे ही अभी कॉल आया था और मुझे दो स्कूल से कॉल आया। उन्होंने बोला सर आप चाहे तो दो दो तीन तीन दिन के लिए हमारे यहाँ विजिट कर लें, और हमें जो है अपने पोस्ट को वेकेंट नहीं दिखाना है। तो बेसिकली बात ये है कि वो पोस्ट को वेकेंट नहीं दिखा रहे हैं। और आप डीओई में देखेंगे मैम, मैं आपको बताऊं, 2014 में जब मैंने स्पेशल एजुकेशन फील्ड में डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में ज्वाइन किया था, तो जी। उसके बाद फिर उस टाइम पे रिसोर्स रूम नहीं हुआ करते थे स्कूल में। तो हम्म। हमने कोशिश की वहां पर रिसोर्स रूम बने, एजुकेटर्स को सुविधाएं बने। फिर धीरे धीरे ये हुआ कि जब लोगों के अंदर अवेयरनेस आनी शुरू हुई, तो होना ये चाहिए था कि जो एजुकेटर्स अनएम्प्लॉयड हैं उनको उनकी जगह पे लाना चाहिए था। लेकिन करा क्या गया कि पोस्ट को वैकेंट ना दिखाने के लिए, मान लीजिए मुझे ही, मैं एक लक्ष्मी नगर के स्कूल में था, फिर मुझे उन्होंने रानी गार्डन के भी स्कूल में लगा दिया जी। 2 दिन, जी। जी। फिर 2 दिन के लिए उन्होंने मुझे आनंद विहार के भी स्कूल में भेज दिया। तो वो एक हम्म। एजुकेटर 3 स्कूलों को कंप्लीट कर रहा था, हम्म। जबकि वो 3 जगह पर अपॉर्चुनिटी थी। 2 और लोगों को इसमें ये मिल अपॉर्चुनिटी मिल सकती सकती थी। थी, उनका करियर जी। बन सकता था। हम्म। लेकिन ये बात, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ये नहीं कह रहा ना कि परमानेंट वैकेंसी लाओ, वो ये कह रहे हैं कि एजुकेटर्स अपॉइंट करो, तो वो उस बात को पूरी तरीके से समझते हैं कि हमें पैसा भी बचाना है, और एजुकेटर्स जितने कम होंगे उतने ज्यादा हम अपने काम को चला सकेंगे। लेकिन ये गलत है मैम। होना ये बिल्कुल। चाहिए कि अगर जितने भी इंक्लूसिव स्कूल्स हैं, हर स्कूल में, इवन इंक्लूसिव स्कूल ही क्यों, एक प्ले वे स्कूल भी है, तो उसमें भी स्पेशल एजुकेटर जरूर होना चाहिए। एब्सोल्युटली, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल। बच्चे में जो डिसेबिलिटी है उसकी जानकारी बचपन में ही अगर पता चल जाएगी तो बहुत ज्यादा जरूरी है। हम क्यों सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी की तरफ फोकस करते हैं? हमें तो ये भी देखना चाहिए कि प्ले स्कूल्स हो या जैसे भी जितने भी चाहे छोटे हो प्राइमरी स्कूल्स हो, हर स्कूल में स्पेशल एजुकेटर और हर स्टेट में होना बहुत ज्यादा मैंडेटरी है मैम। बिल्कुल वेद, आपने बहुत ही ये सेशन बहुत ही इंटरेक्टिव रहा। मुझे लगता है कि शायद अगर और भी लोग हमसे जुड़ पाते ना, तो हम इस सेशन को कर पाते, बिकॉज मेरे पास भी बहुत सारे ऐसे स्पेशल एजुकेटेड फ्रेंड्स हैं जिनके मुझे फीडबैक मिला कि हम जब तक बच्चों को असेसमेंट कर पाते हैं, 1 ईयर में हम बच्चों की आईपीस बनाते हैं, पेरेंट्स को हम लोग गाइड कर पाते हैं, जब तक उनकी परमिशन मिलती है तब तक स्पेशल एजुकेटर्स ही चेंज हो जाते हैं स्कूल में। ये भी एक हाँ बहुत ही मैम। बैरियर है स्पेशल एजुकेटर्स के लिए कि वो काम करना चाहते हैं, बट उन्हें मौका ही नहीं मिलता। 1 ईयर का कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड होता है, और मैम उसके बाद इसके उन्हें जॉब अलावा छोड़नी भी कई पड़ती है। चैलेंजेस हैं, इसके अलावा भी कई चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस तो ये भी है कि जब स्पेशल एजुकेटर्स का जो टाइम टेबल है वो स्पेशल एजुकेशन नहीं डिसाइड करता, टाइम टेबल इंचार्ज डिसाइड करता है। जी। 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 स्पेशल एजुकेटर को स्कूल में जो है वो ये कहते हैं कि आपको, आप यहाँ पे स्पेशल एजुकेशन देने के लिए तो आए हैं,
लेकिन प्रिंसिपल ये डिसाइड करेंगे कि आपको साइंस पढ़ाना है, एसएसटी पढ़ाना है, मैथ्स पढ़ाना है, ड्राइंग पढ़ाना है, ये सारे सब्जेक्ट आपको कवर अप करने हैं। इवन ऐसा बिल्कुल। होना नहीं चाहिए। जी जी। स्पेशल एजुकेटर्स पूरी तरीके से मैम सक्षम है पढ़ाने के लिए। आप उनको कोई सब्जेक्ट दे दीजिए, वो पढ़ा लेंगे, मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन उनका मेन फोकस, उनकी जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग हुई है, वो स्पेशल एजुकेशन के लिए हुई है। तो हम्म। जिन बच्चों के लिए उनकी ट्रेनिंग हुई है, आप उन बच्चों के साथ उनको काम करने दीजिए। फिर वो उनको एसएसटी भी पढ़ाएंगे, साइंस भी पढ़ाएंगे, मैथ्स भी पढ़ाएंगे, सब कुछ पढ़ाएंगे। लेकिन अगर आप टाइम टेबल डिसाइड करेंगे, जिस क्लास में बच्चा डिसेबिलिटी वाला है ही नहीं, आप उस स्कूल क्लास में एजुकेटर्स को भेज रहे हैं, और जहां बच्चा स्पेशल नीड्स वाला है, वहां पर एजुकेटर पहुंच ही नहीं पा रहा। फिर वो एजुकेटर के एब्सोल्युटली। ऊपर एक दबाव होता है कि आप अपनी एक रिकॉर्ड बना के दीजिए कि कितने आपके यहाँ बच्चे हैं, वो रिकॉर्ड देते हैं। फिर उनसे बोला जाता है कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन लगातार कम्युनिकेशन करता है, और डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने ये भी कहा है कि भाई आप आईपीएस हमें बना के देंगे। फिर वो आईपीएस बना बना के देते हैं, जबकि आईपी खुद ही कह रहा है कि इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम है। इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम को आप इंडिविजुअली इंप्लीमेंट करने ही नहीं दे रहे हैं, और एजुकेटर्स को दूसरी रेस्पॉन्सिबिलिटीज में, दूसरे कामों में इंगेज किए हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपकी जितने भी पॉइंट्स हैं, जितनी भी बातें हम कर रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करूंगी, जितने भी व्यूअर्स हैं ये सेशन देखेंगे, कि इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और इसीलिए हमने आज ये टॉपिक रखा है कि बीइंग अ स्पेशल एजुकेटर हम भी काम कर रहे हैं, आप भी काम कर रहे हो। आई थिंक उवैद और मैंने सेम ईयर में 2012 में हमने ज्वाइन किया था, और 14 में हम लोग साथ में ही थे। सो इतने साल हो गए, 10 साल तो मुझे भी हो गए इस फील्ड में। बट अभी भी अगर मैं जैसे आपने बताया कि अगर हम लोकल एरिया में जा रहे हैं, रूरल एरिया में जा रहे हैं, तो वहां भी अवेयरनेस नहीं है। पेरेंट्स अभी भी मिसगाइड होते रहते हैं, दूसरे स्कूल में जाते हैं, फिर प्ले स्कूल में जाते हैं, फिर मेन स्कूल्स में जाते हैं। हार के एक बच्चे के 10 साल के बाद उनको स्पेशल सेंटर आना पड़ता है, बिकॉज हर कोई कहता है आप स्पेशल सेंटर में ही जाइए। सो जी जी। मेरी कोशिश यही है इस टॉपिक को लेकर आने के लिए, कि पहली बात तो बच्चे जो भी स्टूडेंट्स है, यूथ है, इस फील्ड में जुड़े ज्यादा से ज्यादा। और उवैद की तरह बहुत सारे लोग हैं जो इस ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हैं, अवेयरनेस कर रहे हैं। हमारी कोशिश बनी रहेगी आगे भी। और बहुत अच्छा टॉपिक था आज बात करने के लिए उवैद। और आपकी और क्या मैसेज होंगे, एक टेक अवे मैसेज अगर हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ हो आपके पास, तो प्लीज शेयर करिए। नहीं, मेरा यही मैसेज है। मैं ये कहूंगा, देखिए, चैलेंजेस हर फील्ड में हैं, हर जगह पर हैं। लेकिन अगर आप एक ऐसा काम चुनना चाहते हैं जिस काम में आपको अंदरूनी शांति, या फिर आप ये कह सकते हो कि आपको सुकून मिले, हम्म। आप चाहें, आप आपको खुद से ये फील हो कि मैं जिस प्रोफेशन में हूँ, उस प्रोफेशन को करने के बाद आपको प्राउड फील हो, तो मैं आपको चाहूंगा कि आप स्पेशल एजुकेशन और रिहेबिलिटेशन फील्ड में जरूर आएं। आप पूरे पोटेंशियल के साथ आएं, काम कीजिए, आपको मजा आएगा। पैसे का क्या है, वो तो जब होगा, अवेयरनेस होगी, एजुकेटर्स अपॉइंट होंगे, तो पैसा भी होगा। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, और होना भी चाहिए। आई थिंक जितने लोग जुड़ रहे हैं, पैसा बहुत ही जरूरी है सबके लिए। बट आई थिंक वो भी होगा। बट हाँ, सुकून होना बहुत जरूरी है। आप कोई भी, अगर आपका कोई भी पीस कोर्स ऑफ है, माइंड में बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि हम बार बार बात कर रहे हैं मेंटल हेल्थ की। तो मेंटल हेल्थ भी जरूरी है। सो ठीक है उवैद, आज का सेशन यहीं पे वाइंड अप करते हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए एक पड़ाव के साथ। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग अस, लिसनिंग अस। खुश रहिए, हंसते रहिए, स्माइल एंड पीस।